ये 1938 का शुरुआती समय था। जर्मनी पूरी तरह से हिटलर के कंट्रोल में था। देश में नागरिकों को अच्छे, बुरे, देशभक्त और देशद्रोही की श्रेणी में बांट दिया गया था। हिटलर की तानाशाही और उसकी बर्बर नाजी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को यातना गृहों और वहां से मृत्यु गृहों में डाला जा रहा था। इनको अंग्रेजी भाषा में कॉन्सेंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप्स कहा जाता है। 1945 तक इन कैंपों में लाखों लोगों को मार दिया गया। राजनीतिक विरोधियों के अलावा नाजी जर्मनी में उन्हें भी सजा दी जा रही थी जो नाजी विचारधारा के अनुसार आदर्श नागरिक नहीं थे, अर्थात भटके हुए और खराब थे कथित रूप से। इनमें औरतें भी शामिल थीं। वे औरतें जो यहूदी थीं, सेक्स वर्कर थीं, बेघर थीं और गर्भपात कराती थीं। शुरुआती तौर पर इन औरतों को जिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया उसका नाम था रेवेंसब्रुक। इस कैंप में करीब 30,000 औरतों को मार डाला गया, हजारों बच्चों को भी, और इस काम को अंजाम भी जर्मनी की नाजी औरतों ने ही दिया। 20 से 40 साल की बेरहम और हत्यारी जर्मन औरतों ने। इनमें से कुछ औरतें अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे के लिए कर रही थीं और कुछ सच में हिटलर की विचारधारा को ही अंतिम सत्य मानकर बैठी थीं और इसकी वजह से इस क्रूरता को अंजाम दे रही थीं। स्तब्ध कर देने वाली इस पूरी क्रूरता का जिक्र एक किताब में किया गया है। उसे उस कैंप में रही और किसी तरह जिंदा बच गए एक सर्वाइवर ने लिखा है। उनका नाम सेल्मा वेंडे पियर है। सलमा तब रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ये समूह हिटलर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। वर्तमान में उनकी उम्र 98 साल है। उनकी लिखी हुई किताब का नाम माय नेम इज सेल्मा है। हाल ही में ये किताब यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुई थी। अब पूरी दुनिया में ये प्रकाशित होने जा रही है। इसके कुछ अंश हमें पढ़ने को मिले हैं, उसी के आधार पर हम आगे की कहानी आपको बता रहे हैं। क्या है इस पूरे कैंप की कहानी? इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का निर्माण एडोल्फ हिटलर के करीबी हाइनरिक हिमलर ने कराया था। एक प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके निर्माण के लिए हिमलर ने रेवेंसब्रुक नाम के गांव के पास एक जगह चुनी थी। इसी गांव के नाम पर इस कैंप का नाम रेवेंसब्रुक रखा गया था। ये गांव जर्मनी की राजधानी बर्लिन से 80 किलोमीटर दूर स्थित था, उत्तर की तरफ। रेवेंसब्रुक को चुनने की एक बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पर बर्लिन से कम समय में आया जाया जा सकता था। दूसरी वजह यह थी कि यहाँ पर हिमलर के करीबी रहते थे। यहाँ पर हिमलर के बहुत करीबी दोस्त का एक शानदार घर भी था। हिमलर का ये दोस्त एसएस दस्ते में प्रमुख भूमिका रखता था। एसएस उस समय की नाजी पैरामिलिट्री थी जो हिटलर के और उसके साथियों के लिए क्रूर से क्रूर कामों को अंजाम देती थी। इस कैंप का निर्माण भी दूसरे कैदियों से ही कराया गया था। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को रखा जाना था। मई 1939 में यहाँ पर 867 महिला कैदियों की पहली खेप लाई गई थी। 1945 तक यहाँ करीब 1,30,000 महिला कैदी लाई गईं। इसी साल इस कैंप को सोवियत संघ की सेना ने मुक्त कराया, लेकिन तब तक यहाँ पर क्रूरता, भय और आतंक की अभूतपूर्व कहानी लिखी जा चुकी थी। सेल्मा अपनी किताब में लिखती हैं कि 1938 में जर्मनी के अखबारों में एक विज्ञापन निकाला गया। ये विज्ञापन नाजी पार्टी ने निकाला था। विज्ञापन में क्या लिखा था वो हम आपको बताते हैं। एक मिलिट्री साइट पर काम करने के लिए 20 से 40 साल की स्वस्थ महिला कामगारों की आवश्यकता है। अच्छे वेतन के साथ मुफ्त यात्रा, रहना और कपड़े लत्तों की सुविधा प्रदान की जाएगी। हालांकि इस विज्ञापन में न तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप का जिक्र था और न ही ये कि महिला कामगारों को एसएस पैरामिलिट्री फोर्स की वो वर्दी पहननी पड़ेगी जो जर्मनी में आतंक और नस्लीय घृणा का पर्याय बन चुकी थी। एक बड़ी संख्या में जर्मन महिलाओं ने इन नौकरियों के लिए आवेदन दिया। हजारों को नियुक्ति दी गई। उनके रहने के लिए कैंप के आसपास 8 बड़े विला बनाए गए जिनके कॉटेज में ये महिलाएं रहती थी। सलमा अपनी किताब में लिखती हैं कि आज भी लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर औरतें इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं। सलमा लिखती हैं, उन लोगों को बस मैं इतना जवाब देती हूँ कि वे साधारण जर्मन औरतें थीं जो बस क्रूरता भरे काम कर रही थीं, बिल्कुल आदमियों की तरह, या फिर उन जर्मन बच्चों की तरह जिनका बचपन छीनकर हिटलर ने उनके मन में घृणा, क्रूरता और हिंसा भर दी थी। सलमा आगे लिखती हैं कि ये जर्मन औरतें फैशनेबल थीं, अलग अलग हेयर स्टाइल रखती थीं, अच्छे कपड़े पहनती थीं, बेहतरीन खाना खाती थीं, महीने 2 महीने में फंक्शन आयोजित करके नाचती और गाती भी थीं, लेकिन उनकी पोशाक पर एसएस का निशान था जिसे पहनने के बाद वो किसी मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती थी। सलमा लिखती हैं, वो भयावह औरतें थीं,
कैदी औरतों और उनके बच्चों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें सुकून मिलता था। दूसरों को दर्द में तड़पता देख उन्हें खुशी मिलती थी। वो पिशाची हंसी हंसती थी। बड़ी बेरहमी से वो जहरीली गैस से अपनी ही जैसी औरतों को मौत की नींद सुला देती थी। आगे सलमा बताती हैं कि ये सब करके उन्हें इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो उन्हें पावरफुल महसूस होता था। वो कैदियों को जानवरों से भी बदतर समझती थी। सलमा एक डच यहूदी हैं। उनके माता पिता और बहन ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंपों में मार दिए गए थे। सलमा अपनी किताब में लिखती हैं कि कई कैदियों को मार दिया गया, कई बीमारियों और भुखमरी से मर गईं, कई को नाजियों ने अपने सनकी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स की बलि चढ़ा दिया। इतिहासकार E.J. हॉब्सबॉम अपनी किताब एज ऑफ एक्सट्रीम में लिखते हैं, कंसंट्रेशन कैंपों में नौकरी करने में अच्छी सैलरी की गारंटी थी, वहां ठीक ठाक रहने और खाने की सुविधा भी थी, वहां औरतों की एक तरह की स्वतंत्रता भी थी। ये फैक्ट्रियों में काम करने से कहीं अधिक आकर्षक था। इन गरीब युवतियों के अलावा कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो सच में हिटलर की विचारधारा से प्रभावित थीं। वो जर्मन लोगों और आर्य नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास करती थीं। यहूदियों और कम्युनिस्टों को जर्मनी और जर्मन लोगों का दुश्मन मानती थीं। E.J. हॉब्सबॉम अपनी किताब में लिखते हैं कि नाजी विचारधारा से प्रभावित इन महिलाओं को लगता था कि वो देश के कथित दुश्मनों की हत्या करके, उन्हें प्रताड़ित करके जर्मनी को सुरक्षित कर रही हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं। कंसंट्रेशन और डेथ कैंपों में ये क्रूरता दूसरे विश्व युद्ध के पहले से शुरू हुई और 1945 तक चली। इस समय तक जर्मनी की हार हो चुकी थी, हिटलर मर चुका था और इसके साथ ही नाजी साम्राज्य का भी पतन हो चुका था। अब बारी थी ज्ञात मानव इतिहास में मानवता के खिलाफ सबसे क्रूर अपराध करने वालों को सजा देने की, उन औरतों को सजा देने की जिन्होंने बेरहमी से औरतों और बच्चों को मार डाला। हालांकि इनमें से बहुत सी जर्मन औरतें सजा से बच गईं। रेवेंसब्रुक कैंप में ऐसी करीब 1000 नाजी गार्ड्स तैनात थीं। इनमें से केवल 77 के खिलाफ ही मुकदमा चला, उसमें से भी बहुत कम को ही सजा हुई। सलमा अपनी किताब में लिखती हैं कि मुकदमे के समय इनमें से ज्यादातर जर्मन गार्ड्स ने खुद को ऐसी लाचार महिलाओं के रूप में पेश किया जो पितृसत्ता और नाजी शासन के हाथों मजबूर थी। सलमा बताती हैं कि इन औरतों ने दलील दी कि वो नाजी अधिकारियों के कहने पर ही गार्ड की नौकरी करने गई थी, अगर वो उनकी बात टाल देती तो मार दी जाती, उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने पथभ्रष्ट करार कर दी गई दूसरी औरतों को मारा। बाद में यह भी सामने आया कि इन गार्ड्स ने जो दलीलें अपने बचाव में दी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। सलमा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब कई गार्ड्स को नौकरी के दौरान पता चला कि उन्हें दूसरों पर अत्याचार करने हैं तो वो नौकरी छोड़कर चली गई और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उस भयावह समय को याद करते हुए सलमा लिखती हैं कि वो औरतें पैशाचिक थीं। आज अगर मौका दिया जाए तो वो सब फिर से हो सकता है। एक दूसरे के रंग, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर घृणा कभी भी भयावह रूप ले सकती है। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे अमितेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।